जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल सीएमएम न्यूज़ पर। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 1 जुलाई 2021, दिन हो चुका है गुरुवार। तो जानेंगे आज की सबसे बड़ी खबरें, क्या क्या नए अपडेट्स और न्यूज़ निकल कर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या आज घोषणाएं की है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से जो सहायता पैकेज की घोषणाएं की जा रही है उसके बारे में भी जानेंगे। और जानेंगे बैंकिंग सेक्टर से जुड़े नए नियम क्या कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कोरोना में जो भी लोगों की मृत्यु हुई है उन लोगों को मुआवजा देने के लिए, उनके परिवार को मुआवजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दी है। तो वीडियो पूरा अंत तक देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ ताकि कोई भी खबर आपकी मिस ना हो। तो इसके साथ चलते हैं सबसे बड़ी खबर पर। पहली खबर ये है कि आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। नेशनल डॉक्टर्स डे इसलिए मनाया जाता है दोस्तों क्योंकि जो विधान चंद्र रॉय थे, गांधी जी के डॉक्टर रहे थे विधान चंद्र रॉय, बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे। उन्होंने गांधी जी का भी इलाज किया था। तो विधान चंद्र रॉय जो थे उनको भारत रत्न से भी उनकी सेवा के लिए पुरस्कार के लिए नवाजा गया है। और भारत रत्न का जो खिताब है, सबसे सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड है, वो विधान चंद्र रॉय को दिया गया है। मॉडर्न मेडिसिन में इन्होंने जो कार्यक्रम आयोजित किए थे उनसे जुड़े लोगों में गांधी जी भी एक थे। तो आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। नेशनल डॉक्टर्स डे दोस्तों इसीलिए मनाया जाता है कि विधान चंद्र रॉय जो थे, जो पहले गांधी जी का डॉक्टर रहे, बाद में सीएम मुख्यमंत्री भी बने, तो विधान चंद्र रॉय को भारत सरकार ने उनकी सेवाओं के लिए भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा है। तो चलते हैं आगे की बड़ी खबर पर और आपका ध्यान देते हैं बड़ी खबरों की। और आगे की बड़ी खबरों में देखा जाए तो बहुत सारी घोषणाएं निकल कर आ रही है सरकार की तरफ से, मोदी गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी घोषणाएं निकल कर आ रही है। तो क्या क्या नए बदलाव किए गए हैं 1 जुलाई से, आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई से बैंकिंग और टैक्स से जुड़े नियमों में होंगे बदलाव। कार और बाइक खरीदना भी हो जाएगा महंगा। अगले महीने से तय होंगे ये 9 बदलाव, मतलब आज से ये 1 जुलाई से ये 9 बदलाव तय होने के लिए जा रहे हैं। तो 1 जुलाई से देश भर में बहुत सारे बदलाव हुए हैं दोस्तों। आगे की अगर देखें तो एसबीआई ने जो नियम बनाए हैं, 1 जुलाई से एटीएम से पैसा निकालने और चेकबुक का इस्तेमाल करने पर भी ग्राहकों को एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। बेसिक सेविंग डिपॉजिट और अकाउंट पर यह सभी नियम लागू होंगे। एसबीआई के एटीएम या बैंक के ब्रांच से 4 बार पैसा निकालना फ्री होगा। इसके बाद यानी कि फ्री लिमिट के बाद कैश निकालने पर 15 रुपये और जीएसटी अलग से देना होगा। इसके अलावा अब चेकबुक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा चार्ज देना होगा। बात करें आईडीबीआई बैंक की, तो आईडीबीआई बैंक से पैसा निकालना भी होगा महंगा। आईडीबीआई बैंक 1 जुलाई से चेक लीफ चार्ज, सेविंग अकाउंट चार्ज और लॉकर चार्ज में बदलाव करने जा रहा है। बैंक के नगद जमा के लिए मुफ्त सुविधाएं अर्बन और रूरल ब्रांचों में मौजूदा 7 और 10 बार से घटाकर 5 बार कर दिया गया है। इसके अलावा ग्राहकों को अब हर साल 20 पन्ने की चेकबुक ही फ्री में मिलेगी। उसके बाद प्रत्येक चेक के लिए ग्राहकों को 5 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। इसके अलावा सीनियर सिटीजन्स को लॉकर मिलने वाला डिस्काउंट तभी मिलेगा जब उनकी मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 से ज़्यादा होगा। तो बढ़ते हैं आगे की खबर की तरफ। आगे क्या क्या बदलाव हुआ है बैंकिंग सेक्टर में देखते हैं। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को भी नया आईएफएससी कोड इस्तेमाल करना होगा। नए आईएफएससी कोड में सिंडिकेट बैंक कैनरा बैंक मर्ज हो चुका है, इसलिए अब 1 जुलाई से बैंक के आईएफएससी कोड बदले जा रहे हैं। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों को अब अपनी बैंक शाखा के लिए नए आईएफएससी कोड लेना होगा। आधार की तर्ज पर ज्वेलरी के नंग की यूनिक पहचान होगी अनिवार्य। तो दोस्तों अब जैसे हम लोगों का आधार कार्ड बनता है उसी तरह अब ज्वेलरी जो भी आप नंग खरीदेंगे उसके ऊपर भी आपका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इससे ये होगा कि आपकी जो ज्वेलरी वगैरह अगर चोरी हो जाती है तो उससे उसके मालिक को ट्रैक किया जा सकता है, उसका पता लगाया जा सकता है। तो पुलिस को भी इसके लिए आसानी होगी, तो एक बहुत अच्छी पहल है। अब बात करते हैं एलपीजी सिलेंडरों की कीमत की। तो एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हो सकता है बदलाव। हर महीने की पहली तारीख को केंद्र सरकार एलपीजी सिलेंडर की कीमत की घोषणा करती है। पिछले महीने सरकार ने 19 किलो वाले जो कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम हैं उसमें 122 रुपये की कटौती की गई थी। लेकिन ये तो कमर्शियल है दोस्तों, जो भी घरेलू यूज़ होते हैं, तो आम आदमी को इससे ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। जो भी कमर्शियल यूज़ करते हैं उन्हीं को ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। तो चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। छोटी बचत स्कीम की ब्याज दरों में हो सकती है कमी। छोटी बचत यदि आप करते हैं यानी स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने वालों को झटका लग सकता है। सरकार ने अप्रैल जून तिमाही के लिए भी मार्च में इनकी ब्याज दरों में कटौती की थी, लेकिन बाद में इस कटौती को वापस ले लिया गया था। पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, किसान विकास पत्र, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम, टाइम डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट
स्कीम, स्मॉल सेविंग्स स्कीम में आती है। अब आगे की खबर पर जाते हैं। मारुति और हीरो की गाड़ियां जो है उसके दाम बढ़ने वाले हैं दोस्तों। यदि आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इस खबर पर पहले ध्यान दें। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता मारुति सुजुकी इंडिया की कारें और हीरो की बाइक 1 जुलाई से महंगी हो जाएगी। हीरो अपनी स्कूटर और मोटरसाइकिल का जो एक्स शोरूम कीमतें हैं 3,000 रुपए तक बढ़ा रही है। वहीं मारुति अपनी कई सेगमेंट की कारों के दाम बढ़ाएगा। अब आगे की खबर पर चलते हैं तो 50 लाख से ऊपर की खरीदी पर टीडीएस कटेगा। जी हाँ दोस्तों, एक नया नियम आया है। यदि आप 50 लाख से ऊपर की अगर खरीदी करते हैं तो इस पे टीडीएस कट सकता है। आयकर अधिनियम में ने हाल में ही जो सेक्शन 194Q जोड़ा गया है आयकर अधिनियम के अंदर, यह सेक्शन किसी सामान को खरीदने के लिए पहले से तय कीमत के भुगतान पर लगने वाले टीडीएस से जुड़ा है। नए सेक्शन के तहत 50 लाख रुपए ऊपर की कारोबारी खरीद पर 0.10% टीडीएस काटा जाएगा। अगर पिछले साल किसी कारोबारी का टर्नओवर 10 करोड़ या उससे अधिक रहा है तो इस साल 50 लाख से ऊपर तक का माल खरीद सकेगा। इससे ऊपर की बिक्री होगी तो टीडीएस कटेगा। 1 जुलाई से 206 AB सेक्शन भी प्रभाव में आ जाएगा। इसके तहत अगर विक्रेता ने 2 साल तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया तो टीडीएस 5% हो जाएगा। यानी पहले जो टीडीएस 0.10% था 0.10 था, उसके 5% होने का मतलब है कि टीडीएस की दर 50 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी दोस्तों। ये बड़ी खबर आ रही है। जो भी 50 लाख से ऊपर की खरीदी करेगा उसका टीडीएस कटने वाला है। तो बहुत ही कठोर नियम इस मोदी सरकार ने इस बार लगाए हैं। अभी बात करते हैं लर्निंग लाइसेंस की। तो लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकेंगे। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब आपको आरटीओ जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन करने के साथ ही घर से ही टेस्ट दिया जा सकेगा और घर से ही आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट में पास होने के बाद लर्निंग लाइसेंस आपके घर पहुंच जाएगा। हालांकि स्थायी लाइसेंस के लिए आपको ट्रैक पर वाहन चलाकर दिखाना होगा। आगे की बड़ी खबर पर चलते हैं। तो आगे की बड़ी खबर आ रही है पंजाब से। पंजाब कांग्रेस में दोस्तों आप बहुत दिनों से देख ही रहे होंगे, न्यूज़ में अंतर्कलह चल रहा है। जो हमारे पाजी है लाफ्टर चैलेंज वगैरह में आते थे, सिद्धू पाजी, वो सांसद भी रह चुके हैं, जिन्होंने अभी कांग्रेस ज्वाइन की है। तो सिद्धू पाजी कांग्रेस में चले गए हैं। तो कांग्रेस में जाने के बाद बहुत से अंतर्कलह उनके साथ हो चुके थे और इसी बीच सिद्धू पाजी ने दिल्ली में प्रियंका गांधी से और राहुल गांधी से मुलाकात की है। इनकी मुलाकात 4 घंटे तक चली है और इससे ये अनुमान भी लगाया जा सकता है कि पंजाब कांग्रेस में इनको कोई बड़ा पद मिल सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू पाजी के बीच पहले से ही कुछ तनातनी चल रही थी। इसके बीच अब सिद्धू पाजी ने केंद्र से मीटिंग करके सारी परेशानी अपनी सुलझा ली है। ये हमको परसेप्शन सामने आता दिख रहा है। 2015 के गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटना के बाद कोटापुरा में धरने पर बैठे लोगों पर हुई फायरिंग को लेकर पंजाब सरकार ने एसआईटी की टीम बनाई थी। पिछले महीने हाईकोर्ट ने एसआईटी और इसकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस में खासी खींचतान शुरू हो गई थी। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने यह आरोप लगाया था कि एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में सही ढंग से केस को पेश नहीं किया, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू इस मसले को लेकर लगातार मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर हमला बोलते आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर पर चलते हैं दोस्तों। तो अगली खबर ये है कि खाने के तेल के बाद अब दूध भी महंगा हो जाएगा। जो दूध आप पीते हैं, चाय में डालते हैं, वो सारा दूध महंगा होने वाला है। दूध के दाम में प्रति लीटर 2 रुपए का इजाफा हुआ है और देश भर में आज से ही ये बढ़ी हुई कीमतें लागू होंगी। पेट्रोल, डीजल और खाने के तेल के बाद अब दूध के दाम भी बढ़ गए हैं। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के ब्रांड अमूल ने दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। दूध की नई कीमत आज यानी 1 जुलाई से लागू होगी। कंपनी के सभी मिल्क प्रोडक्ट्स, अमूल गोल्ड, अमूल शक्ति, अमूल ताज़ा, अमूल टी स्पेशल, अमूल स्लिम एंड क्रीम, सारे के सारे जो दूध के जो ब्रांड हैं इनकी, उन पे 2 रुपए प्रति लीटर का दोस्तों बढ़ावा किया गया है। और इसके साथ ही अब दूध भी मोदी सरकार में महंगा हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबर की तरफ। तो आगे की खबर ये है दोस्तों कि 4 अमीरों की संपत्ति 3.35 लाख करोड़ बढ़ी है। अडानी को झटका लगा है। अब दुनिया के 19वें अमीर बिजनेसमैन पहले 14वें नंबर पर आते थे। तो बात करें देश के प्रमुख अमीर बिजनेसमैन की संपत्तियों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। इस साल के पहले 6 महीनों में मुकेश अंबानी, गौतम अडानी सहित 4 बिजनेसमैन की संपत्तियों में 44.75 अरब डॉलर, 3.35 लाख डॉलर रुपए का इजाफा हुआ है। हालांकि अडानी को झटका लगा है। वे दुनिया के अब 19वें नंबर के अमीर बिजनेसमैन हैं। 5.48 लाख करोड़ की थी अडानी की संपत्ति। अडानी की संपत्ति 1 महीने पहले तक
5.48 लाख रुपए करोड़ से भी ज़्यादा थी। तो देखिए दोस्तों, कोरोना का काल चल रहा है, गरीब इंसान गरीब बन रहा है, लेकिन ये बिजनेसमैन अपनी संपत्ति बढ़ाने में लगे हुए हैं। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा हुआ हो किसी को तो बिजनेसमैन को ही हुआ है। तो चलते अगले खबर की ओर और देखते हैं क्या है अगली खबर। तो अगली खबर में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला दोस्तों निकल कर आ रहा है। महामारी में सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया कि कोरोना से मौत होने पर होने वाले जो परिवार जो है, कोरोना से जिनके परिवार में मौतें हुई है, उन परिवार को केंद्र की सरकार से, ये जो केंद्र ने गाइडलाइन जारी करी थी कि हम भाई पैसे नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा था कि हर एक को 4 लाख रुपए हम देंगे तो सरकारी खजाने पर असर पड़ सकता है ना दोस्तों। तो उसी के लिए इस महामारी के दौर में जिन जिन घरों से जो भी मौतें हुई है उनको मुआवजा तो देना ही पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को रकम तय करने के लिए कहा है। इसके लिए 6 हफ्ते में गाइडलाइन तैयार हो और उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार एक तरीके से लगाई है कि 30 जून 2021 कोरोना से मौतों पर केंद्र मुआवजा दे। 6 गाइडलाइन ये जारी की गई है और देखते हैं कि क्या क्या गाइडलाइन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या मेन 3 निर्देश दिए हैं। कोरोना से मौत होने पर जो डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था है वो सरल हो जाएगी, अधिकारी इसके लिए गाइडलाइन जारी करेंगे। जैसा कि फाइनेंस कमीशन ने प्रस्ताव दिया था, उसके आधार पर केंद्र उस व्यक्ति के परिवार के लिए इंश्योरेंस स्कीम बनाए जिसकी जान आपदा में चली गई है। एनडीएमए के राहत के न्यूनतम मानकों को ध्यान में रखते हुए कोविड मृतकों के परिवार के लिए गाइडलाइन 6 हफ्तों में जारी करें। याचिका में 4 लाख के मुआवजे की अपील करी थी, लेकिन सरकार को लगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये हो नहीं सकता, इसलिए फिर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को मना कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर भी कहा कि देखो भाई, आपको कुछ तो देना ही पड़ेगा। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से फटकार लगाई है और सरकार को मुआवजे की रकम तय करने को कहा है। अगली खबर पर चलते हैं। तो अगली खबर आ रही है राजस्थान से। राजस्थान में जो शिक्षा मंत्री है डोटासरा जी ने कहा है कि अब अस्थाई भर्तियां कोई नहीं होगी दोस्तों। जैसे कि राजस्थान में हर जगह पे हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चलता है और उन लोगों को बोला जाता है कि हाँ आपको पक्की जॉब मिल जाएगी, तो राजस्थान में अब ये चीज़ नहीं होगी। अब भर्तियां होगी तो पक्की जॉब के लिए ही भर्तियां होगी, अस्थाई रूप से कोई भर्तियां नहीं होगी, स्थायी रूप से ही होगी। तो जिसका मतलब है कि राजस्थान में थोड़ी सी लेवल पर, एक और लेवल पर बेरोजगारी बढ़ भी सकती है, क्योंकि अभी अगर अस्थाई भर्ती अभी बंद हो जाएगी तो जो लोग अस्थाई भर्तियों में काम कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी शिक्षकों का, कंप्यूटर शिक्षक वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं राजस्थान में, जयपुर की ये रिपोर्ट है 3 घंटे पहले की। तो गोविंद डोटासरा ने ये कहा है कि हम अब अस्थायी रूप से राजस्थान में किसी को नौकरियां नहीं देंगे। तो बड़ा बदलाव ये देखा जा रहा है गोविंद डोटासरा के बयान से। अब यह मतलब भी निकाला जा रहा है कि सरकार में अब अस्थायी आधार पर संविदा भर्तियां नहीं होगी, केवल स्थायी भर्तियां होने से। डोटासरा ने एक सवाल के जवाब में एक सियासी बयान दिया है। इस घोषणा को जमीन पर उतारने के लिए कैबिनेट की मंजूरी और बजट का प्रावधान भी जरूरी है। बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर में राजस्थान में जो घूस कांड है दोस्तों, राजस्थान काफ़ी चर्चा में आ रहा है अभी। सचिन पायलट वगैरह बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे उथल पुथल हो रही है। तो सौम्या गुर्जर के जो पति है राजा राम, जो आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक भी रहे हैं, तो उनको लेकर एक नया बवाल खड़ा हुआ है। बीवीजी घूस कांड में जयपुर ग्रेटर की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजा राम के साथ आरएसएस के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम के खिलाफ भी केस दर्ज होने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निम्बाराम को गिरफ्तार नहीं करने पर अपनी ही सरकार और एसीबी पर सवाल उठाए हैं। डोटासरा ने कहा है कि आरएसएस के प्रमुख व्यक्ति सहित 4 लोगों के खिलाफ जांच के आदेश एसीबी ने एफआईआर दर्ज करी थी। इसमें राजा राम और उसकी कंपनी के प्रतिनिधि को गिरफ्तार किया है। मेरा यह सवाल है कि आरएसएस के प्रमुख व्यक्ति जिसके भ्रष्टाचार की डील करते हुए मौजूदगी वीडियो में साबित हो रही है, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। मेरी सरकार से भी मांग है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस मामले को पर्दे के पीछे के जो लोग हैं उनको भी इस मामले में अगली खबर पर चलते हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों अभी ऐसा लगता है कि आईक्यू का लेवल मंत्रियों का थोड़ा नीचे हो गया है, क्योंकि एमपी के जो मंत्री है वो बेतुके बोल रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिक्षा मंत्री अभिभावकों को मारने के लिए कह रहे हैं। और ऊर्जा मंत्री का तो ये बयान आया है कि यदि आप पेट्रोल डीजल की महंगाई पर कुछ बात करते हैं तो आप साइकिल से चले जाए, आपकी औकात ही नहीं है। मतलब ऐसा सारे बेतुके बयान बीजेपी के जो भी पार्षद है, जो लोग एमएलए है, वो हमेशा इस बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। मध्य प्रदेश में 2 दिन में 2 मंत्रियों खूब चर्चा में आ गए हैं। अगर बात करें दोनों मंत्रियों की तो बात कुछ ऐसी है
कि चर्चा का विषय ज़रूरी है इस पर, क्योंकि हमारे प्रदेश के जो स्कूल के जो शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार है, अभिभावक इनसे प्राइवेट स्कूल की फीस और मनमानी की शिकायत करने गए थे। जब मंत्री जी को उल्टे इन पर ही गुस्सा आ गया और बोल पड़े कि मरना है तो मर जाइए, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसकी चिंता आप करें। मतलब इन लोगों को अब प्राइवेट स्कूलों की ज़्यादा चिंता है। प्राइवेटीकरण को वैसे भी बीजेपी की सरकार बढ़ावा दे रही है। और दूसरा है प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो दूसरे नेता है बीजेपी के, उन्होंने भी पेट्रोल डीजल के महंगे होने पर बेतुका बयान पत्रकारों को दिया है। पत्रकार ने उनसे जब पूछा कि पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो रहे हैं, तो उन्होंने पत्रकार को इंसल्ट करते हुए ये कह दिया कि आप साइकिल का इस्तेमाल करें, है ना। तो चलते हैं आगे की बड़ी खबर पर। क्या राजस्थान की उथल पुथल के बाद एमपी में भी थोड़े से तबादलों के कारण उथल पुथल हो सकती है। मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया गया है। गृह मंत्री मिश्रा को इंदौर का प्रभार दिया गया है और सीएम के करीबी भूपेंद्र को भोपाल की कमान सौंपी गई है। पीडब्ल्यूडी के मंत्री भार्गव को जबलपुर और सिंधिया समर्थक जो सिलावट है वो ग्वालियर संभालेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जो है, उन्होंने अभी मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंप दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को इंदौर का प्रभारी बनाया गया है। और इसी के साथ में ये क्यों किया गया है, इसको हम समझते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कोविड को कंट्रोल करने के लिए लोगों को, जो भी अपने मंत्रिमंडल में इनके लोग हैं जिनके मंत्री हैं, उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने जिलों को प्रभार सौंपा था, और जिन्होंने जिले में जाकर काम किया और अच्छा काम किया, उनको अब नई जिम्मेदारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। और अरविंद भदौरिया को भी जबलपुर और छिंदवाड़ा जिले का प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही ये सारे प्रभार, मंत्रिमंडल का विस्तार वगैरह, ये सारी बातें आ रही है कि आगे क्या कुछ हो सकता है मध्य प्रदेश की राजनीति में। तो चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर पर। जो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो एमपी से महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से एमपी में जाने वाली जो बसें हैं, उसके बीच अब पाबंदी को बढ़ाया गया है। एमपी से महाराष्ट्र के बीच यात्री बसें प्रतिबंधित कर दी गई है। यात्री पर पाबंदी है 7 जुलाई तक। 7 जुलाई तक ना तो कोई वाहन बॉर्डर से इस तरफ आ सकते हैं, ना उस तरफ जा सकते हैं। परिवहन पर रोक बढ़ाई है। यह पहले 30 जून तक थी, लेकिन अभी मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के लिए बस सेवा जो 7 जुलाई तक बंद रहेगी। पहले यह बंदिश 30 जून तक बढ़ाई गई थी, लेकिन अब इस अवधि को दोबारा आगे बढ़ाने का निर्णय आरटीओ ने लिया है। हालांकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लिए बसें शुरू हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में कोरोना केस को देखते हुए परिवहन विभाग ने यात्री बसों पर रोक लगाने के जो नियम है, जो अवधि है, उसको बढ़ाया है। मध्य प्रदेश की अगली बड़ी खबर जानेंगे तो एमपी में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। सिनेमा घर, स्विमिंग पूल और कोचिंग क्लासेस जो है उस पर फैसला 7 जुलाई के बाद होगा। कोरोना केस बढ़ने के कारण 25 मार्च से ये थिएटर वगैरह, ये सारे जो चीज़ें हैं वो बंद कर दी गई थी। एमपी में सिनेमा घर, स्विमिंग पूल और कोचिंग क्लासेस फिलहाल बंद ही रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंध 7 जुलाई तक बढ़ा दिए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। अब 7 जुलाई के बाद ही मंत्री समूह नाइट कर्फ्यू को हटाने या लागू करने पर सिनेमाघर, स्विमिंग पूल और कोचिंग क्लासेस को खोलने पर निर्णय दिया जाएगा। इसी के साथ मध्य प्रदेश में 12 अप्रैल से 31 मई तक कोरोना का कर्फ्यू लागू था, जिसमें 1 जून से छूट-छाट दी गई थी। 15 जून को बाजारों को खोल दिया गया था, जबकि 26 जून को शॉपिंग मॉल, होटल, रेस्टोरेंट भी खोल दिए गए थे। अगली बड़ी खबर तो दोस्तों इंदौर में बनने जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड ट्रैक। दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है ये। पीथमपुर में शुरू हो रहा है। यहाँ सिर्फ सुपर कार की होगी टेस्टिंग और मोड़ पर 308 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। सीधी लेन में नो लिमिट की रफ्तार है। तो देखते हैं इंदौर में ये ट्रैक कैसे क्या बनाया गया है। जर्मनी, इटली और अमेरिका के बाद दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक इंदौर के पास पीथमपुर में अब नेटरेक्स में बनकर तैयार हो गया है। यह 11.30 किलोमीटर लंबा, 16 मीटर चौड़ा और 4 लेन वाला ओवर शेप एशिया का सबसे लंबा ट्रैक है। मोड़ पर 308 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है, जबकि सीधी लेन पर कोई लिमिट नहीं होगी। ट्रैक को बनाने में 512 करोड़ रुपए लगे हैं। केंद्रीय भारी उद्योग एवं उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को इस वर्चुअल उद्घाटन किया है इस चीज का, और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर की दिशा में जो विजन है इनका, इसके बड़ा कदम बताया जा रहा है। तो ये सारी बातें इंदौर से निकल कर आ रही है। अगली खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा की बात करें तो कृषि कानूनों के विरोध कर रहे हैं जो हमारे किसान भाई लोग, उनको मनोहर खट्टर जो है वहाँ के हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उन्होंने सीधे तौर पर अब धमकी दी है। हरियाणा के सीएम ने
आंदोलनकारियों को नसीहत ये दी है कि हद पार करके हमारे सब्र का इम्तिहान आप न लें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को आंदोलनकारी किसानों को बड़ी नसीहत दी। उन्होंने हरियाणा निवास में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि धरने पर बैठे लोग अपनी हदें पार न करें। कानून हाथ में लेने पर सरकार बड़ी कार्रवाई से भी गुजर सकती है और इन पर अब रहम नहीं किया जाएगा। तो तीन अपनी जो मांगे हैं, तीन कानूनों को रद्द करवाना चाहते हैं हमारे किसान भाई लोग, और इसमें आंदोलन में अनैतिक घटनाएं भी हो रही है, आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास भी हो रहा है। इस पर अब कड़ा रुख हरियाणा सरकार का हमें देखने को मिल रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे की अगली खबर पर। तो बिहार से ये खबर आ रही है पटना से। पटना आने वाले यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अब जरूरी नहीं होगा RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट। महाराष्ट्र, पंजाब और केरल से आने वाले लोग पहले की तरह फ्लाइट में सफ़र कर सकेंगे। तो फ्लाइट से पटना आने वाले पैसेंजर्स अब पहले की तरह नॉर्मल तरीके से सफ़र कर सकेंगे। उन्हें पटना एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कोरोना टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखानी होगी। इसके लिए पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया है। पटना जिला प्रशासन ने अपने पुराने आदेश के जरिए लगे उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से फ्लाइट से पटना आने वाले पैसेंजर्स को RT-PCR की 72 घंटे के अंदर की रिपोर्ट नेगेटिव वाली दिखानी पड़ती थी। तो ये जो अच्छा नियम लागू कर दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि इससे कोरोना के केसेस भी बढ़ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की नई खबर पर। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में बढ़ेगी बिहार की भागीदारी। इस बार JDU भी होगी शामिल। 2 से 3 की रहेगी दावेदारी। बीजेपी के सुशील संजय के अलावा LJP से 1 का मंत्री बनना तय है। इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में बिहार का कोटा बढ़ना तय है। विस्तार में बिहार से केंद्र में 3-4 मंत्री ज्यादा बनेंगे। बिहार के राजनीतिक समीकरण के मुताबिक इस बार यह तय माना जा रहा है कि मंत्रियों का कोटा बढ़ेगा। भले ही यूपी में चुनाव है, लेकिन उस चुनाव के मद्देनजर भी यहाँ के कोटे से मंत्रियों की संख्या बढ़ेगी। बिहार से JDU और LJP की तरफ से केंद्र में मंत्री बनना तय है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी सुशील मोदी और संजय जायसवाल के केंद्र में जाने से बिहार की तरफ से केंद्र में मंत्रियों की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये खबर आ रही है हमारी बॉर्डर से। LAC जो LAC है दोस्तों, हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मोर्चाबंदी बढ़ा दी गई है। चीन पीछे हटने की बजाय युद्धाभ्यास कर रहा है, इसलिए भारत ने यहाँ 2 लाख जवान तैनात किए हैं। यह 1962 की जंग के बाद का सबसे ज़्यादा जो जवानों की तैनाती है। भारत ने पिछले कुछ दिनों में चीनी सीमा पर 50,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात कर दिए हैं। यह 1962 के युद्ध के बाद पहली बार है जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सैनिकों की संख्या 2 लाख के करीब पहुंच गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने पिछले 3 महीनों में भारतीय सीमा के आसपास 2 लाख सैनिक तैनात किए हैं। इतनी न्यूज़ अपडेट के बाद दोस्तों 1 लाइक तो इस पर बनता है, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने हमारे चैनल को तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी न्यूज़ अपडेट, आने वाली कोई भी खबर कभी भी मिस ना हो। कॉमन मैन मीडिया यानी CMM न्यूज़ आम आदमी का यानी आपका ही चैनल है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि आप हमेशा अपडेट रहे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर में है भारतीय स्टेट बैंक ने क्या नए नियम लागू किए हैं। तो महीने में 4 बार से ज़्यादा जो नकद निकासी जो होगी आपकी, उस पर शुल्क लगेगा। SBI चेकबुक भी अब फ्री नहीं रहेगी, उसको भी हम पहले देख चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की खबर की तरफ। तो अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो राज्यपाल है, राज्यपाल ने CM उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव को जल्द करवाने, मानसून सत्र बढ़ाने और स्थानीय निकाय चुनाव नहीं करवाने को कहा है। बुधवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर विधानसभा के मानसून सत्र के कार्यकाल को बढ़ाने, लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं करवाने और विधानसभा के स्पीकर के चुनाव को जल्द करवाने की मांग की है। राज्यपाल ने चिट्ठी में यह लिखा है कि नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस की कुछ दिन पहले राज्यपाल को चिट्ठी सौंपी गई, उस आधार पर ही लगता है कि ये चिट्ठी लिखी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने कोविड की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए मानसून सत्र को 2 दिनों के लिए बुलाने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले का भाजपा लगातार विरोध कर रही है। सत्र की अवधि को बढ़ाने की मांग करते हुए कुछ दिन पहले फडणवीस ने राज्यपाल से मुलाकात की थी। तो ये तो हो गई दोस्तों राजनीति की खबरें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की खबर की तरफ। तो आगे की खबर निकल कर आ रही है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में अब पेट्रोल के लिए लोन की मांग कर रहे हैं लोग। चंडीगढ़ में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के
विरोध में युवा कांग्रेस वहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है और आरबीआई के सामने उन्होंने पोस्टर वगैरह दिखा के अपने हक को मांगा है। और सही बात है दोस्तों, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, डीजल की कीमतें बढ़ गई है, तो इसलिए युवा है, आम आदमी है, जो भी पार्टी से जुड़े लोग हैं, लगातार इस पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही कोरोना की लहर कम हो रही है, वैसे वैसे लोग अपने घरों से निकल कर अपने हक की बात भी कर रहे हैं। तो अगली खबर में ये है दोस्तों कि फैमिली पेंशन पर 50 साल पुराना जो कानून था वो बदला गया है। हत्या के ऐसे मामलों में अब नहीं रुकेगी पेंशन की रकम। तो फैमिली पेंशन पर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आखिरकार लगभग 50 साल पुराने एक नियम को बदल दिया है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के नियम 54 का उपनियम 11C इस मामले में लागू होता था, जब सरकारी पेंशन पाने वाले किसी पेंशनधारी की हत्या हो जाए और उसकी हत्या का आरोप उसका या उसके पत्नी पर हो या उसके परिवार के कोई भी सदस्य पर हो, जिसे पेंशनधारी के मरने के बाद भी पेंशन मिला करेगी। ऐसे मामलों में सरकार उस पेंशनधारी की पेंशन को रोक देती थी। कानूनी मामला निपट जाने के बाद इसे फिर से शुरू किया जाता था, लेकिन अब इस मामलों में पेंशन रोकी नहीं जाएगी। 16 जून को कार्मिक मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी करके इस नए बदलाव के बारे में जानकारी दी है। बात करें किसान आंदोलन की, तो जानिए राकेश टिकैत तल्ख अंदाज में क्या बोले। पुलिस ने बदतमीजी की तो पुलिस अपनी बदतमीजी छोड़ दे और किसी का खास बनकर काम न करे। ये थाने शिकायत पहुंचाई है राकेश टिकैत ने। सही कहा है राकेश टिकैत ने, क्योंकि बहुत सी ऐसी खबरें आती है कि पुलिस किसी पार्टी के दबाव में आंदोलनकारियों को परेशान करती है, तो उसके ऊपर राकेश टिकैत ने शायद ये बयान दिया होगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बुधवार को एक बार फिर आक्रामक मुद्रा में नजर आए। इस बार उन्होंने पुलिस और बीजेपी दोनों को निशाने पर लिया। बोले अगर समझ नहीं आएगा तो जल्द इलाज बांध दिया जाएगा। राकेश टिकैत बोले पुलिस को अपना काम करना चाहिए, मगर किसी का एजेंट नहीं बनना चाहिए। देखने में आ रहा है कि पुलिस बीजेपी की एजेंट बनकर काम कर रही है। यदि वो एजेंट बनकर काम करेगी तो उसका भी इलाज बांध दिया जाएगा। ये बड़ा बयान आया है। राकेश टिकैत जो भी हमारे किसान नेता है, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। और आगे की खबर में तो दोस्तों अब बात करते हैं मॉनसून अपडेट। देश भर के मौसम का हालचाल क्या रहेगा जानते हैं। दिल्ली में भीषण गर्मी, बिहार में भारी बारिश की चेतावनी, और जाने आपके राज्य में कैसा होगा मौसम का हाल। तो मॉनसून इस समय बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेहरबान है और बारिश का मौसम बना हुआ है, मगर दिल्ली और उत्तर भारत के हिस्सों को अब भी मानसून का इंतजार है। बिहार में 1 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। वहीं दिल्ली के लोगों को मानसून के लिए मानसून में लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में लोगों को अधिक गर्मी झेलनी पड़ सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की ताज़ा जानकारी के मुताबिक राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की संभावना 7 जुलाई तक नहीं है। वहीं IMD की ओर से जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तेलंगाना समेत कई राज्यों में बारिश की चेतावनी भी दी गई है। अगले 24 घंटों के दौरान इन राज्यों में बारिश की चेतावनी दी गई है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, एक साथ 2 स्थानों पर भी भारी बारिश हो सकती है। और पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना के अलग अलग हिस्सों और तटीय आंध्र प्रदेश में 1 या 2 दिन तक तेज बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी बात करें तो बिहार, गंगेय पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्व मध्य और दक्षिण मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, मराठवाड़ा और रायलसीमा में हल्की बारिश के साथ एक दोहा पर मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, दक्षिण गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से ज़्यादा बारिश भी हो सकती है। यूपी में भी बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में बारिश का असर दिख रहा है, मगर पश्चिमी इलाकों को अब तक बारिश का इंतज़ार है। राजधानी लखनऊ समेत लगभग समूचा उत्तर प्रदेश उमस भरी गर्मी से बेहाल है। तो ये सारा जो अपडेट है वो मानसून का अपडेट है। जानते हैं मानसून अब कहाँ पहुँचा है। दक्षिण पश्चिम मानसून अपने सामान्य समय से 2 सप्ताह पिछले पश्चिम राजस्थान के बाड़मेर में पहुंच गया है, जो कि इसके आखिरी पड़ाव में है। वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी हिस्सों का अभी भी बारिश का इंतजार है। फिलहाल यहां भीषण गर्मी पड़ रही है। दक्षिण मानसून की उत्तरी सीमा
अब भी बाड़मेर, भिलवाड़ा, धौलापुर, अलीगढ़, मेरठ, अंबाला और अमृतसर से होकर गुजर रही है। इसी क्रम में मानसून राजस्थान के सीमावर्ती और रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में पहुंच गया है, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा अब भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और टुडे न्यूज़ अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए CMM न्यूज़ को, ताकि हर रोज़ की बड़ी खबरें सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिल जाए। मिलते हैं अगले न्यूज़ अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।